नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 23 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर ये है कि केस अगेंस्ट अजहर सॉलिड, यानी कि आपको पता होगा कि चीन ने ये कहा था कि भारत जब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं देगा अजहर मसूद के ख़िलाफ़, तब तक चीन जो है तो अजहर मसूद के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। यानी कि यूएन में जो एक प्रस्ताव आया है तो उसको चीन आगे भी वीटो कर देगा अगर भारत उसको कोई भी ठोस सबूत नहीं देता है। तो है क्या कि इस बात का जो है तो विरोध किया है जयशंकर ने। उन्होंने कहा है कि जो केस है तो केस अगेंस्ट अजहर सॉलिड, यानी कि अजहर के खिलाफ जो केस है वो पहले से ही पर्याप्त रूप से मजबूत है। तो भारत के ऊपर कोई भी इस प्रकार का दबाव या बोझ नहीं है कि वो कुछ नए सबूत ऐसे पेश करे, क्योंकि जयशंकर जी का ये कहना था कि इतना सब कुछ हो चुका है पहले ही इस मामले में और सारी दुनिया ने देखा है कि अजहर मसूद कौन है, किस तरीके से वो अपनी गतिविधियां करता है। तो भारत को कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है चीन को ये बताने के लिए कि अजहर मसूद जो है तो वो एक आतंकवादी है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया हिट आउट एट चाइना, यानी कि भारत ने चीन के ऊपर हमला किया, चीन को एक लताड़ लगाई, ये कहते हुए कि चीन जो सॉलिड एविडेंस की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि भारत के ऊपर कोई भी ऐसा बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। यानी कि कोई भी सबूत को साबित करने के लिए या सामने रखने के लिए भारत पे कोई बोझ नहीं है या दबाव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ अजहर मसूद ने किया है तो वो पहले से ही वेल डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि वो पहले से ही सारी दुनिया को पता है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है। ठीक, तो आगे चल के हम उसके तकनीकी मुद्दे पे आएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जो कुछ बातें की उससे संबंध में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी जो था तो एक मीडिया इंटरेक्शन को ब्रीफ कर रहे थे, यानी कि उसके संबंध में वो जानकारी दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो बातचीत थी तो यूज़फुल थी, यानी कि वो उपयोगी बातचीत हुई है और भारत की जो चिंताएं हैं इस मामले में तो उसे वो चीनी अधिकारियों तक पहुंचाने में सक्षम रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। तो है क्या दोस्तों कि ये जो कमेटी 1267 है तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ के रखिएगा। तो यहाँ पर एस जयशंकर का ये कहना था कि जो 1267 कमेटी की जो सैंक्शंस यानी प्रतिबंधित करने की बात कही गई थी मसूद अजहर को, तो वो ऐसी नहीं थी कि वो अपने आप में कोई एक अद्भुत या यूनिक थी और उसमें कोई अलग से सबूत देने की आवश्यकता पड़े। यानी कि ऐसी बहुत सारी जो रिपोर्ट हैं तो वो पहले भी उसी तरीके से बनती रही हैं, बाकी सारे देशों ने भी उसी तरीके से उन्हीं प्रोसीजर्स को, उन्हीं प्रक्रियाओं को फॉलो करके, उन्हें ही परस्यू करके वैसी रिपोर्ट्स बनाई हैं। तो वहाँ पर हमें उसके औचित्य को बताने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो रैशनल का मतलब होता है दोस्तों औचित्य। तो यानी कि उसके औचित्य को बताने के लिए हमें कोई अलग से कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको मैं बता दूं कि भारत का जो प्रस्ताव है तो जब यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने सुरक्षा परिषद में गया था तो वहाँ पर क्या था कि यूएस, यूके और फ्रांस, इन तीनों ने ही उसका समर्थन किया था, लेकिन चीन ने उसको वीटो कर दिया था और रूस जो था तटस्थ था, यानी कि उसने वहाँ पर ना इधर का पक्ष लिया ना उधर का पक्ष लिया। यानी कि अब उसकी क्या मंशा थी वो अलग बात है, लेकिन रूस उस मामले में तटस्थ था। तो अब है क्या दोस्तों कि ये कहा गया, तकनीकी मुद्दे पर आते हैं, ये कहा गया एस जयशंकर के द्वारा कि जो कमेटी 1267 थी तो उसने जो सैंक्शन लगाया था तो जैश ए मोहम्मद पे लगाया था। ठीक, अब सीधी सी बात है कि जब जैश ए मोहम्मद पे सैंक्शन लग गया और उसका सरगना जो मसूद अजहर है तो सीधी सी बात है उस पर खुद ही सैंक्शन लग जाता है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी गुट का सरगना हूँ और उस गुट पे अगर आतंकवादी होने का एक ठप्पा लग जाए तो जाहिर तौर पे मैं ही तो उसको आतंकवादी संगठन बना रहा हूँगा। तो यही कहा है जयशंकर ने कि ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, जब जैश ए मोहम्मद को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, एक शब्द का उस उपयोग किया गया है प्रोस्क्राइब्ड, इसका मतलब होता है प्रतिबंधित संगठन। ठीक, प्रतिबंधित करना, कि जब उसे प्रतिबंधित किया गया है तो उसके सरगना को तो अपने आप ही उसमें प्रतिबंधित हो जाना चाहिए। तो उसमें भारत को कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है अलग से कि ये बताए कि जैश ए मोहम्मद अलग से अजहर मसूद एक अलग से आतंकवादी है। ठीक, क्योंकि जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है तो आतंकवादी ही होगा। क्यों? क्योंकि जैश ए मोहम्मद जो है तो खुद ही एक आतंकवादी संगठन है। थोड़ा इसके तकनीकी पक्ष को आप समझिएगा। ठीक, लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता है। चीन का ये कहना है कि नहीं, जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है वो अलग सवाल है,
हम ये कहते हैं कि आप हमें ये प्रूफ दीजिए कि अजहर मसूद आतंकवादी है। तो अब ये बड़ी अजीब बात हो गई। तो यही भारत साबित नहीं कर पा रहा है अपनी तरफ से। और साबित क्या नहीं कर पा रहा है कि चीन तो जानबूझ के मांग ही रहा है ना ऐसे अनाप शनाप सबूत, जो कि दिए ही नहीं जा सकते हैं, संभव है, जो साफ दिख रहा है, यानी कि हाथ कंगन को आरती क्या। अब यह है कि अगर आपको कोई चीज़ माननी नहीं है तो आप उस पर अड़ंगा लगाओगे 10 टाइप के। तो वही चीन कर रहा है कि चीन नहीं चाहता है कि अजहर मसूद जो है वो आतंकवादी घोषित हो, तो इस वजह से नई नाटकबाजी कर रहा है। ठीक। हालांकि यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि स्पॉन्सर्स कन्विंस्ड, यानी कि स्पॉन्सर का मतलब होता है कि वो 3 देश, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के 3 देश यूके, यूएस और फ्रांस, जब ये 3 के तीनों इस बात से सहमत थे, कन्विंस थे कि हाँ ये मसूद अजहर जो है तो ये आतंकवादी है, तभी तो इन्होंने उस बिल को आगे बढ़ाया। यानी कि वो जो वहाँ पे एक प्रस्ताव गया था तो उसको उन्होंने क्यों आगे बढ़ाया? क्या वो मूर्ख हैं कि उनको नहीं पता है कि कौन सा प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में आगे बढ़ाया जाना चाहिए? उन्होंने जब तीनों देशों ने देखा कि ये आतंकवादी है और इसको एक आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने वो प्रस्ताव वहाँ पे आगे बढ़ाया था, लेकिन आपने उसको वीटो कर दिया। तो यही कहना था एस जयशंकर जी का कि बाकी लोग अगर किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हैं तो वो अपने आप में ही एक सबूत होता है कि बाकी 3 लोग उस बात से सहमत है, तो आपको अलग से सबूत नहीं मांगना चाहिए। तो दोस्तों अगली खबर है देयर इज़ पॉइजन इन द एयर, यानी कि हवा में जहर है। तो हवा में जहर है का क्या मतलब है कि इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण है कि अगर आप यहाँ पर सांस लेते हैं तो ठीक वैसा ही लगभग है कि किसी आप जहरीले वातावरण में सांस लें। ठीक। अब है क्या दोस्तों कि जो CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो उसने 2011 से लेकर के 2015 तक की जो सारी रिपोर्ट्स थी, यानी कि भारत में वायु प्रदूषण को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए जो उपकरण लगाए गए हैं, तो उनका जो एक पूरा का पूरा डाटाबेस तैयार होता है, तो उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि भारत में लगातार पिछले 4 वर्षों में उन शहरों की संख्या बढ़ गई है जिन्होंने उन सभी मानकों को पार कर लिया है जो कि स्वस्थ मानकों के विपरीत है। यानी कि जो स्वस्थ मानक होता है उसको तोड़ करके बहुत आगे निकल गए हैं प्रदूषण के मामले में। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि लगभग देश के 300 शहरों में 680 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन, यानी कि प्रदूषण निगरानी स्टेशन बनाए गए हैं। ठीक। और मुख्य रूप से ये क्या चीज़ नापते हैं? ये PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10, या अर्थात ऐसा छोटा छोटा कण जिसका कि आकार जो है तो 10 माइक्रोमीटर से कम का होता है। ठीक। और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इन 3 चीज़ों को मुख्य रूप से मापा जाता है। हालांकि एक चीज़ और बता दूं कि जो PM 2.5 होता है तो वो बहुत छोटा होता है, यानी कि ऐसा कण जिसकी कि साइज जो है, उसका जो आकार है वो मात्र 2.5 माइक्रोमीटर का ही होता है या उससे और छोटा होता है। ठीक। 2.5 माइक्रोमीटर तक का होता है, यानी और छोटा भी हो सकता है। अब है क्या दोस्तों कि ये जो होता है PM 2.5 इतना छोटा होता है कि इसके लिए कुछ विशेष मशीनें होती हैं। तो सिर्फ ये दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ही है। छोटे मोटे शहरों में तो PM 2.5 नापने का कोई उपकरण ही नहीं लगाया है, सिर्फ PM10 नापने के लिए उपकरण लगाए हैं सरकार ने। तो है क्या कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे छोटे शहर हैं तो वहाँ पता ही नहीं चलता है कि PM 2.5 कितना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मशीन ही नहीं है वहाँ लगाने के लिए, सिर्फ बड़े शहरों में लगी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी इलाके लिखे हुए हैं 94 सिटीज़ क्रॉस नॉर्म्स, यानी कि 94 शहर ऐसे हैं जिन्होंने मानकों को पार किया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि किन किन राज्यों के वो शहर हैं। ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपके लिए जानना कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, यानी खासकर जो PM10 होता है, तो उसकी जो अधिकतम सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, यानी कि 60 mgcm इसको बोलते हैं। ठीक। तो ये उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखा जाता है कभी कभार ये 60 की बजाय कभी कभार दिल्ली में तो ये 400-500 तक रहता है। तो सोचिए कि कितने बुरे हालात होते होंगे। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि 3 लाख इंडियंस इन US एट डिपोर्टेशन रिस्क, यानी कि 3 लाख भारतीय जो US में रह रहे हैं तो वो देश निकाले के जोखिम के करीब हैं, यानी कि अब उनको वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। तो है क्या कि आपको पहले ही बता दूं कि अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग, यानी कि 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बिना किसी दस्तावेज के
गलत तरीके से अमेरिका में घुस गए हैं। सबसे ज़्यादा इनमें से मैक्सिकन है, बता दूं, क्योंकि मैक्सिको जो है तो अमेरिका का पड़ोसी देश है और वहीं से सबसे ज़्यादा लोग घुसपैठ करके क्या मतलब कि वो विशेष प्रकार का वहाँ के मैक्सिको में बराबर रूप से उनको आमदनी नहीं होती है या बेरोज़गार नहीं मिलता है, तो वहाँ से वो भाग भाग करके कहाँ आ जाते हैं, अच्छे जीवन की तलाश में अमेरिका आ जाते हैं। ठीक, अब उनके पास कोई दस्तावेज तो होता नहीं है कि वीज़ा लेके आए हैं कि कैसे आए हैं। ठीक, तो है क्या कि ऐसे जो सारे के सारे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि जितने भी ऐसे प्रवासी रह रहे हैं अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप की अब सरकार ने कहा है कि हम इनको बिल्कुल नहीं सहेंगे, अब इनको सबको हम यहाँ से डंडा मार के खदेड़ देंगे। अब है क्या कि ये बता दूं कि भारत के भी तकरीबन 3 लाख लोग ऐसे हैं वहाँ पर जिनके ऊपर ये तलवार लटक रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास बराबर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। ठीक, हालांकि यहाँ से गए तो किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स पे हैं, पर होता क्या है कि वहाँ पर धीरे धीरे उनके पास जो काम करने का वीज़ा इत्यादि होता है तो कई बार एक्सपायर हो जाता है, फिर भी वो लोग वहाँ पे काम करते रहते हैं इत्यादि, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उन सभी लोगों को, एक तो जिनके पास दस्तावेज नहीं है या जिनके पास कमज़ोर दस्तावेज हैं, ठीक, और जिनको कि अमेरिका को लगता है कि इनको हमारे यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो हो सकता है कि उनको वहाँ से भगा दें। तो है क्या कि जो दोस्तों डिपार्टमेंट है वहाँ का, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो उसने ये कहा है कि कोई भी ऐसा अजनबी आदमी, ठीक, जिसके की पास कोई भी दस्तावेज नहीं होगा अमेरिका में रहने का, तो उसको तुरंत पकड़ के गिरफ्तार किया जा सकता है और बाहर निकाला जा सकता है। तो ये अभी तक नहीं होता था बराक ओबामा के टाइम पे, लेकिन अब ये सब शुरू होगा। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑन SYL कैनाल इशू, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि SYL नहर के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब दोनों ही जो राज्य हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को मेंटेन रखें, बना करके रखें। तो है क्या दोस्तों कि SYL के मुद्दे के बारे में आप पहले भी सुनते रहे होंगे कि पंजाब और हरियाणा के बीच ये एक झगड़ा चल रहा है। तो सतलज यमुना लिंक है, यानी कि सतलज और यमुना को जोड़ती हुई एक नहर है। ठीक, ये नहर कहाँ जैसे जो होकर गुजरनी है, पंजाब और हरियाणा से। तो है क्या दोस्तों कि इसमें जो पानी है सतलज का, तो वो नहर से होते हुए किस राज्य तक पहुंचना है? हरियाणा तक पहुंचना है। और सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलना है? इसका हरियाणा को ही मिलना है। तो पंजाब इसका विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो सतलज का पूरा पानी है वो पंजाब उपयोग करता है, और हरियाणा जो है तो लंबे वक्त से मांग करता आ रहा है कि वो जो पानी है तो उसको भी मिलना चाहिए सतलज। तो इस मामले में ये कहा गया था कि सतलज यमुना लिंक बनेगी, वो काफ़ी कुछ बन भी गई थी, लेकिन बाद में फिर उस पर काफ़ी राजनीति हुई, काफ़ी विवाद हुआ, और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि उसे कई हिस्सों को पंजाब में बांट दिया गया और सरकार ने उस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट किया। और अभी देखा होगा आपने कि अभी जब पंजाब में चुनाव होने वाला था तो सारी राजनीतिक पार्टियाँ इसी चीज़ पर राजनीति भी कर रही थी और इस मुद्दे को और भी ज़्यादा गरमा रही थी। है क्या दोस्तों कि पंजाब वाले नहीं चाहते हैं कि वो नहर बने और सतलुज का पानी जो है तो वो हरियाणा जाए। तो ऐसे उनको ये लगता है कि उनके यहाँ जो खेती होती है उसके लिए पानी की कमी हो सकती है, ठीक, जिससे कि उनकी जो फसलें हैं उनका उत्पादन कम हो सकता है। ये पंजाब का सोचना है। तो अब है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि जो सतलज यमुना लिंक नहर है तो वो ज़रूर बनेगी और उसको बनाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तो है क्या कि ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों ही राज्यों के लिए किसी भी कीमत पर अपने यहाँ कानून व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न